तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो नवीन सर की जो एसएससी एमटीएस के लिए जो क्लासेस शुरू हुई हैं उसके सेट नंबर फर्स्ट का हम जो है रिवीजन करेंगे और साथ ही में आपको ये बताएंगे कि एमटीएस में किस सब्जेक्ट से जो है कितने नंबर बनते हैं। चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएस की स्ट्रेटजी, यानी कि एमटीएस में 25 क्वेश्चन जो है वो जीएस के आते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो इसमें 10 से 11 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। साथ ही में आरपीएफ में भी जो है एवरेज स्कोर जो रहता है वो 8 से 9 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके का रहता है। तो यहाँ से हम कवर कर लेंगे। जब लास्ट टाइम आरपीएफ के लिए स्पेशल क्लासेस चलेंगी तो वो भी हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, वैसे स्टैटिक जीके हम यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी की बात कर लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी में बनते हैं, और हिस्ट्री की बात कर लेते हैं 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के बनते हैं, और ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, और साइंस की बात कर लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन। अगर हम आरपीएफ के लिए भी बात करें तो साइंस में लगभग जो है वो 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो साइंस के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ठीक है, करंट अफेयर की बात कर लेते हैं 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के इसमें पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप एवरेज देख चुके हैं, ठीक है। तो आप अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये, कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला जो होती है उस विषय वस्तु पर आधारित है। यानी कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें राधा और कृष्ण की रासलीला होती है। तो मणिपुरी नृत्य जो है, जो कि मणिपुर में मनाया जाता है, उस पर आधारित होता है। ठीक है, तो मणिपुरी नृत्य जो है वो मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जिसमें राधा कृष्ण की रासलीला का जो है वो वर्णन किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने? 8 में कौन कौन से हैं? कथकली कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये भी केरल का है। ठीक है, साउथ के हैं ये दोनों। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं, 8 हैं जो कि नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, और नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखित है? तो भरत मुनि के द्वारा लिखित है। भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं तो ये तमिलनाडु में होता है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी की बात कर लेते हैं तो ये आंध्रा का है। उड़ीसी की बात कर लेते हैं तो ये उड़ीसा का है। और कथक की बात कर लेते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी की बात कर लेते हैं तो ये मणिपुरी का है। और सत्रिया की बात कर लेते हैं तो ये असम का है। ठीक है, मणिपुरी और सत्रिया ये नॉर्थ ईस्ट के हैं, और कथक जो है वो नॉर्थ का है। ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश जो है वो नॉर्थ में पड़ता है। और उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो ये साउथ ईस्ट का पड़ता है। ठीक है, भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं, ये सबसे प्राचीनतम है जो कि 200 साल पुराना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की 31 की सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं सत्रिया की, तो सत्रिया 500 साल पुराना है। ठीक है, और नवीनतम भी इसको माना जाता है। मणिपुरी की और बात कर लेते हैं, मणिपुरी में और कौन कौन से होते हैं? तो लाई हरोबा जो है यहाँ पे होता है, संकीर्तन यहाँ पे होता है, रास भी यहाँ पे होता है, और पुरुषों के द्वारा स्पेशल जो बनाया जाता है, यानी कि जिसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, उसको हम चोलोम नृत्य के नाम से जानते हैं। किससे? चोलोम नृत्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है? तो 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ। कौन सा? छऊ 3 तरीके से मनाया जाता है। एक पुरुलिया छऊ है, एक मयूरभंज छऊ है, और एक सरायकेला छऊ है। मयूर यानी कि मयूर किसको बोलते हैं? मोर को, और मोर क्या हो गया? उड़ गया। तो मयूरभंज छऊ जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में। पुरुलिया यानी कि पूरा लिया, क्या पूरा बंगला लिया? आधा बंगला नहीं लिया। ठीक है, तो पुरुलिया छऊ जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। सरायकेला छऊ, कौन सा? सरायकेला छऊ, ये कहाँ का है? ये झारखंड का है। लावनी की बात कर लेते हैं तो लावनी नृत्य कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तमाशा यहीं में बनाया जाता है। धनगजरी, पोवाड़ा, लेजिम, नकटा, डिंडी, गोरी लाचा, ललिता, ये कहाँ का है? ये सभी महाराष्ट्र के हैं। बार बार आप रिपीट करके पढ़ेंगे इनको तो आपको जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, एमपी की बात कर लेते हैं तो मटकी के बीच में क्या है? ज्वार जो है, ज्वार आपने शायद सुना होगा। ज्वार जायद की जो फसलें होती हैं उसमें ये आते हैं। रबी जायद जो फसलें होती हैं ना उसमें, उनमें ये ज्वार जो है वो आता है। ठीक, मटकी की बात एमपी की बात कर लेते हैं तो एमपी को हम रिलेट करेंगे मध्य से। ठीक है, किससे? मध्य से। तो मध्य में किसके? मटकी में क्या जमाया है? ज्वार जमाया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो हिमा और आंचल कैसी हैं? नोटी हैं। कैसी हैं? नोटी। कैसी हैं? थोड़ा नोटी है। हिमा और आंचल जो है वो थोड़ा नोटी किस्म की लड़कियां हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा नौटंकीबाज होते हैं, और हर घर में इनके जो है रासलीला आपको मिलेगी। ठीक है, घर घर की जो है रासलीला इनको करते हुए आप देखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में
किसी घटम के देवता के रूप में जाना जाता है। तो TH विनायक राम जो है इन्हें घटम के रूप में जाना जाता है। घटम एक प्रकार से वाद्य यंत्र के रूप में हम जानते हैं, ठीक है, घटम को। और देवता का इसको माना जाता है तो TH विनायक राम को जाना जाता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि TH विनायक राम किससे संबंधित हैं, तो ये घटम से संबंधित हैं। उस्ताद बुंदू खां की बात कर लेते हैं। तो उस्ताद बुंदू खां जो है वो सारंगी के वादक हैं, ठीक है। सारंगी भी एक वाद्य यंत्र है। सितार की बात कर लेते हैं। सितार के जो वादक हैं वो पंडित रविशंकर हैं। कौन है? पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादक हैं, जिन्हें भारत रत्न जो है वो 1999 में मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात कर लेते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई से संबंधित हैं। इन्हें भारत रत्न जो है वो 2001 में मिला था। और इनके साथ साथ में जो है वो लता मंगेशकर जी को 2001 में जो है भारत रत्न मिला था, ठीक है। 1998 में भारत रत्न जो है वो MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। किसको? MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था, जो कि भारत की पहली संगीतकार थी। कौन? MS सुब्बुनाथन। 1998 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। घटम के और कौन कौन से लोग हैं जो संबंधित हैं उससे? तो EM सुब्रमण्यम, गिरधर उडुपा, TN राधाकृष्णन या TN विनायक राम, जिसमें भी TN लगा हो आप समझ लेना कि वो घटम से संबंधित है, ठीक है। बाकी किसी में भी TN नहीं लगा है, चाहे TN विनायक राम हो, चाहे TN राधाकृष्णन हो, और भी 2-3 नाम है TN से, ठीक है। V सेल्वा गणेश की बात कर लेते हैं। तो ये भी घटम से संबंधित हैं। उमियालपुरम और उमलालपुरम के नारायण स्वामी, ये काफ़ी बड़ा नाम है, ठीक है। तो आप के नारायण स्वामी आप इतना याद रखिए, इतने में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी किससे संबंधित है? ये भी घटम से जो है संबंधित है। पुरी रथ यात्रा की बात कर लेते हैं। तो पुरी रथ यात्रा जो है वो कहाँ पर निकलती है? तो ये भगवान जगन्नाथ वाली जो है वो कहाँ पर निकलती है? ये नंदी घोष रथ पर निकलती है, ठीक है। बलभद्र की भगवान जो बलभद्र हैं इनकी किस रथ पर निकलती है? तो ताल ध्वज रथ पर जो है इनकी यात्रा जो है वो निकाली जाती है। देवी सुभद्रा की बात कर लेते हैं। तो देवी सुभद्रा की किस रथ पर निकाली जाती है? तो दर्पला दलना में जो रथ है, रथ जो है वो इनकी देवी सुभद्रा में निकाली जाती है, रथ यात्रा, ठीक है। इनकी रथ यात्रा को कहते हैं। पुरी से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? तो गुड़ीचा टेम्पल जो है, कौन सा? गुड़ीचा टेम्पल जो है, यहाँ तक रथ यात्रा जो है इनकी इन तीनों लोगों की जाती है, ठीक है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, कौन सा है? भारत का भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान तो गगनयान है। कौन सा है? गगनयान है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें कितने व्यक्ति गए थे? तो 4 व्यक्ति गए थे। कितने? 4। पहले कौन से हैं? तो प्रशांत नायर हैं, दूसरे हैं अजीत कृष्णन, तीसरे हैं अंगद प्रताप, तीसरे हैं और चौथे हैं शुभांशु शुक्ला, ठीक है। और चंद्रयान प्रथम की बात कर लेते हैं। तो 2 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम जो है इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान द्वितीय की बात कर लेते हैं। तो 22 जुलाई 2019 को 8 से दुगना किया, 19 आ गया, ठीक है। और 22 अक्टूबर याद रखेंगे, 22 जुलाई याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 में 2 कुछ ज़्यादा ही हैं, ठीक है। इसके अलावा चंद्रयान 3 की बात करें तो ये अभी 14 जुलाई 2023 को जो है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। आप सभी को पता है कि दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो पहला दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत का विश्व का पहला ऐसा यान है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग की बात कर लेते हैं। तो प्रो कबड्डी लीग की स्थापना जो है वो कब होती है? 2014 में इसकी स्थापना जो है वो की जाती है। स्टार्ट कब किया जाता है? तो इंटरनेशनल कबड्डी हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में ये इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। 2014 में किसने जीता था? तो जयपुर पिंक पैंथर जो है इसने 2014 में प्रो कबड्डी लीग को विनर था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कोई चीज़ शुरुआत की जाती है तो फर्स्ट टाइम जो जीतता है उसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो 2014 में जब शुरुआत हुई थी तो कौन जीता था? तो जयपुर पिंक पैंथर जो है उस टाइम विजेता रहा था। और उपविजेता को भी याद रखेंगे तो मुब्बा जो है, कौन? मुब्बा जो है ये उपविजेता रहा था। सर्वाधिक बार कौन जीता है अब तक? तो पटना की बात कर लेते हैं। पटना पायरेट्स जो है वो 3 टाइम्स जीता है। कितने टाइम? 3 टाइम्स जो है वो विनर रहा है। 2023 में किसने जीता है? तो 2023 में जो है वो पुडेसी पटलन ने जीता है। सातवां क्वेश्चन ये है कि फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रस्थापित करने की अनुमति है? तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है जिसमें आप किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फील्ड हॉकी में आप
कितने भी लोगों को कहीं से भी इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैच कितने मिनट का होता है, हॉकी की बात कर लेते हैं तो 60 मिनट का होता है, जिसमें 15-15 यानी कि 4 सेट होते हैं 15-15 के, जिसमें 3 बार बीच में गैप मिलता है, क्योंकि अब 15-15 4 बार होंगे तो जो गैप है वो तो आपको बीच में 3 बार ही मिलेगा ना। तो देखो शुरुआत में 2 मिनट और लास्ट में 2 मिनट, लेकिन बीच में जो होता है वो बीच में 15 मिनट का होता है, क्योंकि बीच में जो है वो लंच का टाइम होता है और लंच जो है वो सिर्फ 15 मिनट में हो जाता है, ठीक है। हॉकी स्टिक की बात कर लेते हैं तो हॉकी स्टिक की जो लंबाई है वो कितनी होती है, तो 43 इंच जो है वो होती है, ठीक है। पहले इसकी लेंथ कितनी होती थी, तो 37 इंच जो है जो पहले लंबाई इसकी होती थी, ठीक है। इसके वेट की बात कर लेते हो तो लगभग में 737 ग्राम जो है इसका वेट होता है, ठीक है। और 43 इंच इसकी लंबाई होती है, ठीक है। 50 और 55 ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ठीक है। 50/55 मीटर जो है वो इसके ग्राउंड की जो है वो लंबाई होती है, ठीक है। सॉरी, ये 50 से 55 ब्रीथ होती है और लेंथ जो है वो 91 मीटर जो है इसकी होती है, ठीक है। गोल पोस्ट की चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो गोल पोस्ट जो चौड़ाई है इसकी होती है 3.66 मीटर, ठीक है। और हाइट की बात कर लेते हैं तो हाइट जो है वो 2.14 मीटर जो है इसकी हाइट होती है। एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक कौन है, तो एनिमल फार्म उपन्यास के जो लेखक हैं वो है जॉर्ज ऑरवेल। कौन? जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, जिनको हम बर्मीज डेज के नाम से भी, मतलब जब से यूपी पुलिस का पेपर हुआ उनमें यूपी पुलिस में उन्होंने क्या किया है, उनके दूसरे नाम दिए हैं। जब से दूसरे नाम दिए हैं तब से सब लोग सतर्क हो गए हैं। अब सब कुछ मतलब अगर 2 नाम है किसी पर्सन के तो दोनों नाम जो है वो बताए जाते हैं, ठीक है। थॉमस हार्डी का कौन सा है, तो द रिटर्न ऑफ द नेटिव। कौन सा? द रिटर्न ऑफ द नेटिव थॉमस हार्डी की पुस्तक है, सॉरी उपन्यास है। चार्ल्स डिकेंस की बात कर लेते हैं तो ओलिवर ट्विस्ट और हार्ड टाइम्स। कौन सा? हार्ड टाइम्स एंड ओलिवर ट्विस्ट जो है वो चार्ल्स डिकेंस की। शेक्सपियर की बात कर लेते हैं तो रोमियो जूलियट इनकी है, ठीक है। किंग लियर इनकी है, मैकबेथ इनकी है, हैमलेट इनकी है, जूलियस सीजर भी इनकी है, ठीक है। वैसे रोमियो जूलियट की बात कर लेते हैं तो अमीर खुसरो ने भी रोमियो जूलियट जो है वो एक पुस्तक लिखी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उपन्यास पूछा गया है। तो उपन्यास किसका है? शेक्सपियर का। और अगर पुस्तक की बात आ जाती है तो वो किसको जाएगी? अमीर खुसरो को चली जाएगी, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय की बात कर लेते हैं तो अन्ना कैरेनिना और वॉर एंड पीस जो है वो लियो टॉल्स्टॉय की है। मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी पर स्थित है, जहाँ उसका जो सबसे बड़ा ग्रेट बाथ जिसको हम बोलते हैं, यानी कि सबसे बड़ी बिल्डिंग या फिर कोई प्लेस की बात कर लेते हैं तो वो स्नानागार था। कौन था? स्नानागार था, ठीक है। और विशाल अन्न का भंडार जो भी है वो भी यहाँ पे मोहनजोदड़ो में मिलता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा की जाती है, ठीक है, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की बात कर लेते हैं तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगन की बात कर लेते हैं तो ये घग्गर नदी के किनारे है। चंदहुदड़ो की बात कर लेते हैं तो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल की बात कर लेते हैं तो ये भोगवा नदी के किनारे है। अमरी की बात कर लेते हैं तो ये सिंधु नदी के किनारे है। आलमगीर की बात कर लेते हैं तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तरी में कौन सा है, दक्षिणी में कौन सा है, पूर्वी में कौन सा है, ठीक है। तो उत्तरी जो है वो कौन सा है? अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा था, तो आलमगीरपुर था, जो कि हिंडा नदी के किनारे है, ठीक है। पश्चिमी की बात कर लेते हैं तो सुतकांगडोर जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर की ओर बात कर लेते हैं तो मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और दैमाबाद दक्षिण में कहाँ जाएंगे हम? दैमाबाद में जाएंगे, जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आर्यों ग्रंथों की भाषा थी तो आर्यों ग्रंथों की भाषा कैसी थी, तो आर्यों के जो ग्रंथ थे उनकी भाषा जो थी वो कैसी थी? संस्कृत में थी। किस में थी? संस्कृत में थी। तो आर्यों को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता आर्यों की जो सभ्यता थी तो वैदिक सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्व वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता के काल की बात कर लेते हैं तो 1500 से लेकर 1000 BC जो है वो पूर्व वैदिक काल की अवधि है। और उत्तर वैदिक काल की बात कर लेते हैं तो 1000 से लेकर 600 BC जो है वो उत्तर वैदिक काल की
अवधि है। कुल वेदांग की बात कर लेते हैं तो कुल वेदांग कितने हैं, तो 6 कुल वेदांग है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक है। वेद कितने हैं, तो 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है। उपनिषद की बात कर लेते हैं तो उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद हैं। पुराण की बात कर लेते हैं तो 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं और 6 वेदांग हैं। ठीक है। लक्ष्य की बात कर लेते हैं तो 4 लक्ष्य होते हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। कौन कौन से? काम, अर्थ, मोक्ष और धर्म। ठीक है। सूक्त की बात कर लेते हैं तो 5 सूक्त हैं। कौन कौन से? पुरुष, विष्णु, श्री, भू और नीला। कौन सा? पुरुष, विष्णु, श्री, भू और नीला, ये 5 सूक्त हैं। किस वेद का संबंध जो है वो संगीत से है, तो संगीत से किसका संबंध है, तो सामवेद का जो है संबंध संगीत से है। ऋग्वेद की बात कर लेते हैं तो ऋग्वेद का जो संबंध है वो मंत्रों और मंत्रों से है। ठीक है। मंत्रों के उच्चारण से। यजुर्वेद की बात कर लेते हैं तो अनुष्ठान से है। अथर्ववेद की बात कर लेते हैं तो वशीकरण, जादुई टोना जो है वो अथर्ववेद में, और ये अंतिम जो है वो वेद है। ठीक है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है, गणतंत्र है और समाजवादी है। कैसा? धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र और समाजवादी। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में है? तो मूल प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं? एक तो लोकतंत्र है, दूसरा गणराज्य है और तीसरा संप्रभु या फिर सार्वभौमिक जिसको हम कहते हैं। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष की बात कर लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया था? तो इसको 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। किसको? धर्मनिरपेक्ष शब्द को। ठीक है। प्रस्तावना की बात कर लेते हैं तो प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो होती है हम भारत के लोगों से। किससे? हम भारत के लोगों से इसकी शुरुआत होती है, जिसमें 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता दी गई है जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर आ जाते हैं। ठीक है। प्रस्तावना जो प्रेरित है भारत में ली गई है, जो वो प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो अमेरिका से तो प्रेरित है, लेकिन इसमें जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। अमेरिका से प्रेरणा ली है भारत ने, और इसमें जो लैंग्वेज का जो है वो कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारत के किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है? तो के.एम. मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा है किसको? प्रस्तावना को। ठीक है। ये क्वेश्चन को याद रखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पीटी नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव को जो स्वीकार करने की डेट है वो है 22 जनवरी 1947। ठीक है। राष्ट्रगान की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था भारतीय संविधान में? तो 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान को संविधान के द्वारा अपनाया गया था, और राष्ट्रीय गीत को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तिरंगे की बात कर लेते हैं तो 22 जुलाई को जो है वो तिरंगा, जिसको हम राष्ट्रीय ध्वज की बात कर लेते हैं, इसको अपनाया गया था। अभी 2-3 दिन पहले ही जो है तिरंगे को बदलने की कुछ प्रक्रिया जो है वो चली है। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे चल के अपना जो तिरंगा झंडा है वो किस तरीके का बनता है। ठीक है। उसमें कुछ बदलाव करने की प्रोसेस अभी जारी है, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी उस दिन आपको हम बता देंगे। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान जो पहली बार है वो पंडित किशन नारायण धर के द्वारा 1911 में कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था। राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? तो रहमतुल्लाह स्थानी जो है इनके द्वारा 1896 में कोलकाता में ही जो है राष्ट्रीय गीत भी दोनों कोलकाता में ही गाए गए थे। राष्ट्रीय गान 1911 में गाया गया था, और राष्ट्रीय गान जो है 1911 में, और राष्ट्रीय गीत जो है वो 1896 में। ठीक है। स्थलीय ग्रह बने होते हैं, तो स्थलीय ग्रह जो हैं वो किससे बने होते हैं? तो चट्टानों और धातुओं से जो स्थानीय ग्रह हैं वो बने होते हैं। अगर इनके क्रम की बात कर लेते हैं तो भूसु प्रम ब्रस अब, बु सु प्रा मो आ ब्रस अब, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। इनके इंग्लिश में भी नाम याद रखेंगे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर बोलते हैं बृहस्पति को, सैटर्न बोलते हैं शनि को, यूरेनस बोलते हैं अरुण को, और नेपच्यून बोलते हैं वरुण को। ठीक है। ये जो बीच में होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और ये जो स्टार्टिंग के 4 होते हैं बुसुप्रम, इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। सॉलिड प्लेनेट के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ठीक है। टेरेस प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, पार्थिव ग्रह के नाम से भी इनको हम जानते हैं। इनके अलग अलग नाम है। ठीक है। बाकी जो बचे हुए हैं जोवियन ग्रह और
गैसीय ग्रह, जो इन ये जो अंत के 4 हैं इन्हें हम गैसीय ग्रह या फिर जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है, ये जो बीच में इन दोनों के पार्टीशन है, 4 आगे छोड़ दो 4 पीछे छोड़ दो, बीच में जो है क्षुद्र ग्रह में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सेरेस जो है, कौन सा, सेरेस जो है वो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। भोर का तारा किसको कहा जाता है, तो भोर का तारा जो है वो शुक्र को कहा जाता है, और सांझ का तारा भी जो है वो शुक्र को कहा जाता है, और पृथ्वी की बहन जो है वो भी शुक्र को कही जाती है। ठीक है, ऐसे कौन से उपग्रह हैं जिनकी ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र जो है इनके एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के उपग्रह की बात कर लेते हैं, तो एक है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। मंगल के 2 हैं, डीबोस तथा फीबोस। ठीक है, मंगल के कितने ग्रह उपग्रह हैं, तो 2 हैं। ठीक है, चंद्रमा की त्रिज्या क्या है, तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है, 1.74 बाई 10⁻6 मीटर जो है, इतनी चंद्रमा की त्रिज्या है। पृथ्वी की त्रिज्या की बात कर लेते हैं, ये यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पर किलोमीटर में। ठीक है, 6371 किलोमीटर जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी के द्रव्यमान की बात कर लेते हैं और गुरुत्वाकर्षण की बात कर लेते हैं, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना है, मतलब इनके गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो 1/6, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक पृथ्वी का चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कितना है, तो आप क्या लगाएंगे, 1/6 जो है वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण लगाएंगे। ठीक है, अगर आप चंद्रमा की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो चंद्रमा की जब स्टडी करते हैं तो स्टडी ऑफ मून उसको हम कहते हैं। उसको हम किस नाम से जानेंगे, तो सेलेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। किससे, सेलेनोलॉजी के नाम से हम इसको जानते हैं, स्टडी ऑफ मून को। चंद्रमा पर पहला मानव कौन उतरा था, तो अपोलो 11 जो है ये कब गया था, तो जब ये गया था तो इसमें एक व्यक्ति जो है वो गया था, और वो जब चंद्रमा पर लैंड हुआ तो जब वो जो पहला व्यक्ति उसने चंद्रमा पर कदम रखा था वो रखा था 1969 में। कब, 1969 में अपोलो 11 में जो पर्सन है वो गया था। ठीक है, ब्लू मून के नाम से किसको जानते हैं, तो एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होती हैं, और सेकंड मून जो होता है उसको हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं। कौन सा, दूसरा जो मून होता है उसको ही हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं। सुपर मून के नाम से किसको जानते हैं, जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो तो उसको हम सुपर मून के नाम से जानते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी की अगर डिस्टेंस की बात करें तो कितनी है, 3,84,000 लगभग में जो है चंद्रमा से पृथ्वी की डिस्टेंस है। परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की जो परिक्रमा है वो 27 दिन 8 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। कर्क रेखा की बात कर लेते हैं, तो कर्क रेखा जो है वो हमारे अपने 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको हमने एक ट्रिक है गमचा छार मित्रपन, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, इस तरीके से गुजरात, MP, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य जो हैं गमछा छार मित्र पर आप अपने अकॉर्डिंग कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर जब PDF निकलवाएंगे तो आप उसमें ये छोटी सी ट्रिक जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ही इतना है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित हैं, तो लगभग में 18 जो जैवमंडल हैं वो आरक्षित हैं भारत में। कितने, 18 जैवमंडल भारत में आरक्षित हैं। प्रथम की बात कर लेते हैं तो 1986 में जो है नीलगिरी, जिसमें नीलगिरी ताहर सबसे ज़्यादा है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दूसरे जैवमंडल की बात कर लेते हैं, ये 1988 में बना, जो कि नंदा देवी है, और ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में स्थित है। मन्नार की खाड़ी की बात कर लेते हैं तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर, तमिलनाडु में है। ठीक है, सुंदरवन की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल में है, जो कि सबसे बड़ा वन है। ठीक है, डेल्टा भी इसको हम कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा वन। सबसे बड़ा की बात कर लेते हैं, कौन सा है, जैव आरक्षित बर्ड, तो कच्छ का रण है, जहाँ जिसमें जंगली गधे सर्वाधिक हैं। ठीक है, नौक्रिक की बात कर लेते हैं, जो कि मेघालय में स्थित है, इसमें रेड पांडा मिलता है। ठीक है, सेशेलम की बात कर लेते हैं तो सेशेलम जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। वे पदार्थ जिसके लिए भारत में GST तथा केंद्रीय उत्पाद कर दोनों लगाते हैं, तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ, यानी कि ऐसे कौन से कर हैं जिसमें GST, भारत में GST तथा केंद्रीय उत्पाद कर दोनों लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, GST की। GST लागू कब होती है, तो 1 जुलाई 2017 को जो है GST लागू की जाती है। GST कितने प्रकार की होती है, अगर GST के प्रकार पूछे जाएँ तो 4 प्रकार की GST होती है। अगर मुख्यता की बात पूछी जाए तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, GST कितने टाइप के कर लगाती है, तो अगर
नॉर्मली पूछा जाए तो आप 5 प्रकार से जाएंगे और मुख्यतः पूछा जाए तो आप 4 प्रकार से जाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है, तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है और केलकर समिति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। 122वां बिल है जीएसटी से संबंधित। पहले राज्य कौन सा है जहाँ पर जीएसटी लगाई गई थी, तो असम राज्य जो है यहाँ पर जीएसटी है वो सर्वप्रथम लगाई गई थी। मॉडल की बात कर लेते हैं तो कनाडा के मॉडल पर ये आधारित है और सर्वप्रथम जीएसटी जो है वो फ्रांस में लगाई गई थी। पहला देश फ्रांस है। ठीक है, आपको ये सब बता चुके। और 5 प्रकार की जीएसटी कौन कौन सी लगती है और मुख्यतः ये 4 प्रकार की लगाई जाती हैं। और वैसे अगर नॉर्मल पूछे तो 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है, वैसे ये अभी सभी को याद होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है वो जीएसटी से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल के बने हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो निगम कर, बिक्री कर, उत्पाद कर और आयकर। कौन कौन से, आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर और निगम कर। ये क्वेश्चन जो है वो मेरा गलत हो गया था। ठीक है, उसमें पूछा था कि केंद्र सरकार जो है वो कौन सा कर जो है वो नहीं लगाती है। ठीक है, हमने नहीं पढ़ा, बाकी कि हमें 3 लगे कि ये लगाए जाते हैं। हमने निगम कर ही सामने आया और उसको हमने लगा दिया। ठीक है, जल्दी में ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, जबकि राज्य उत्पाद कर जो है वो केंद्र सरकार नहीं लगाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर क्या रहती है, तो आरबीआई की स्थापना जो है वो 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 में जो है होती है। ठीक है, पहले गवर्नर कौन थे, तो ओ स्मिथ जो है वो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख जो हैं वो पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, विमुद्रीकरण से भी क्वेश्चन जो है वो यूपी पुलिस में काफ़ी अच्छे लेवल के बने थे। तो उम्मीद करते हैं आरपीएफ या फिर आने वाली जो भी वैकेंसी है जैसे यूपीएसआई वगैरह, इनमें दोनों में भी जो है काफ़ी अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। ठीक है, बल की बात कर लेते हैं। तो बल किसका मात्रक है, तो बल जो है वो न्यूटन का मात्रक है। दाव की बात कर लेते हैं तो दाव का क्या है, पास्कल है। सॉरी, बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। दाव का क्या होता है, तो दाव का होता है पास्कल। ठीक है, हमारे में पूछा गया था एनीमोमीटर किससे संबंधित है उत्तर प्रदेश में, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आर्द्रता में और नमी में। हम लगा के आए आर्द्रता और उसमें था हम नमी लगा के आए, उसमें था हवा की गति से। किससे, हवा की गति से। वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन की वजह से जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे गलत हुए। ठीक है, आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में मेरे नंबर कितने बने, एक वीडियो अपकमिंग लेके आएंगे, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, कार्य की बात कर लेते हैं तो कार्य यानी कि क्षमता, यानी कि इसका मात्रक जो होगा वो जूल होगा। आयतन की बात कर लेते हैं तो मीटर क्यूब जो है वो इसका मात्रक होगा। प्रतिरोध की बात कर लेते हैं तो प्रतिरोध आप सभी ने जो पढ़ा होगा कि बल्ब वगैरह जो घर में लगाए जाते हैं वो किस श्रेणी में लगाए जाते हैं, एक तो समांतर श्रेणी होती है, एक गुरुत्तर श्रेणी होती है। ठीक है, 2 तरीके से जो है वो प्रतिरोध होते हैं। द्रव्यमान की बात कर लेते हैं तो किलोग्राम में द्रव्यमान मापा जाता है। लंबाई की बात कर लेते हैं तो मीटर में जो है वो लंबाई देखते हैं। ज्योति तीव्रता की बात कर लेते हैं तो कैंडला। ठीक है, तापमान की बात कर लेते हैं तो केल्विन में नापा जाता है तापमान। आवृत्ति की बात कर लेते हैं तो ये हर्ट्ज में इसका मात्रक होता है। प्रेरकत्व की बात कर लेते हैं तो प्रेरकत्व किससे संबंधित है, ये हेनरी इसका मात्रक होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की बात कर लेते हैं तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य मापते हैं वो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। किसमें, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान की बात कर लेते हैं तो सोडियम हम किसको बोलते हैं, Na को हम सोडियम बोलते हैं। और इसमें तेज जो है वो इसमें द्रव्यमान होता है और जो क्रमांक है वो नीचे 11 जो है इसका क्रमांक होता है। ठीक है, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आपको शुरुआत में जो स्टैटिक जीके मिली और अंत में जो है साइंस मिल रही है, ये आरपीएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको अगर सही लगता है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, HCl + NaOH को अगर अभिक्रिया हम कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो NaCl, यहाँ से N सोडियम जो है वो क्लोरीन को उठा लेगी और H जो है वो OH के साथ में मिलाकर लास्ट में जो है वो पानी निकाल देगा। ठीक है, कौन से विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का आयोग करने में हमारे शरीर में सहायक होती है, तो विटामिन डी जो है जिसको हम अपने सूर्य के सुबह की जो मॉर्निंग टाइम में जो सूर्य निकलता है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो विटामिन डी होती है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का तो फ्लोक्यूनोन। कौन सा, फ्लोक्यूनोन जो नाम है विटामिन के का है। किसका नाम
कैनिन ल्यूकोपस फेमिलिस है। तो ये जो घरेलू कुत्ते होते हैं इनका नाम कैनिन ल्यूपस फेमिलिटिस है। गाय की बात कर लेते हैं तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बॉस इंडिका, ठीक है। भैंस की बात कर लेते हैं तो बोलिस बुबालिस, कौन सा बोलिस बुबालिस जो है वो भैंस का नाम होता है वैज्ञानिक भाषा में, ठीक है। बिल्ली की बात कर लेते हैं तो फेलिस डोमिस्का जो है, फेलिस डोमिस्का यानी कि फेलिस यानी कि फैमिली की तरह रहती है, ठीक है। और डोमेस्टिक यानी कि घरेलू टाइप में, ठीक है। तो फेलिस डोमिस्का जो है वो बिल्ली का नाम है और घरेलू का ये भी फेलिस्टिक से ही जाएंगे, किससे, फैमिलिस्टिक यानी कि जो घरेलू में जो कुत्ते पाले जाते हैं उनसे संबंधित है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में RW से क्वेश्चन क्यों नहीं बचे। तो सिर्फ हम एक ही बात बोलेंगे कि बाप अगर बीमार पड़ जाए तो उसको छोड़ा नहीं करते, बस इतनी ही बात बोलनी है। बाकी आप सब समझदार हैं कि कहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं कहाँ से नहीं फंसते हैं, ठीक है। मानते हैं कि चीज़ें बहुत सारी नहीं पढ़ाएंगे लेकिन कुछ हद तक जो है क्वेश्चन जो है वो मिले हैं, ठीक है। सबका एवरेज स्कोर जो है वो लगभग में 200 के आसपास में ही रहा है, 5 नंबर कम या ज़्यादा, ठीक है। तो कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक कट ऑफ नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो जिनके 205 प्लस या कम या थोड़े बहुत ज़्यादा हैं तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, बाय बाय। और हम RW को नहीं छोड़ेंगे, हमें पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से नहीं बनते हैं, और मेरा खुद का एक 3 साल का एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन अभी तक कहाँ से फंसे हुए हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जब क्वेश्चंस पेपर जो आया था वो तो पूरा फंस गया था, इस टाइम नहीं फंसा है। तो हमने एक ही बात बोली कि बाप अगर बीमार पड़ जाए तो छोड़ा नहीं करते, बस, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हैंड रिटन, ठीक है।